अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एंडोडोंटिक मटेरियल्स। बेसिकली एंडोडोंटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो कि हम क्या आ रहे हैं यूज़ टू ऑब्चुरेट द रूट कैनाल सिस्टम ऑफ टीथ। आपने सुना होगा हम रूट कैनाल प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अब वो जो रूट कैनाल प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उसको हम एंडोडोंटिक मटेरियल कहते हैं, जो कि हमारे पास पूरा जो रूट कैनाल सिस्टम है उसको ऑब्चुरेट कर दे, ठीक है। एंड व्हाट इज़ मेड बाय ऑब्चुरेट, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। यहाँ पर देखिए अब ये रूट कैनाल सिस्टम होता क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो जिसका आप क्राउन पोर्शन कहते हैं और फिर ये आपके पास ये आती है, ठीक है। तो ये जो आपका क्राउन पोर्शन है यहीं पर ही आपकी क्या होती है, डेंटिन प्रेजेंट होगी, जबकि यहाँ से ही आपके पास फिर स्टार्ट होता है ये सारा। तो यहाँ पर जो ये बंडल नज़र आ रहा है ना आपको, नर्व फाइबर्स और इन सब चीज़ों का, ब्लड वेसल्स, ये कहलाता है हमारे पास पल्प चैम्बर, ठीक है, पल्प चैम्बर। और ये जो होते हैं ये आपके पास क्या होती है, रूट कैनाल, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर और जितनी भी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आ रही होती है उस पूरे सिस्टम का हम कहते हैं रूट कैनाल सिस्टम। और जब रूट कैनाल प्रोसीजर हो रहा होता है तो ये पूरा सिस्टम, जो पूरा रूट कैनाल सिस्टम है जिसके अंदर पल्प चैम्बर भी इंक्लूड है, रूट कैनाल्स भी इंक्लूड है, ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, सारी चीज़ें मौजूद हैं, इन सब को हम ऑब्चुरेट कर देते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि हेल्प करें तो उसको हम कहेंगे एंडोडोंटिक मटेरियल्स, ठीक है। इसको हम जो है कर लेते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंडोडोंटिक्स। अब एंडोडोंटिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो हम क्लीन एंड शेप द रूट कैनाल सिस्टम। जो भी हमारे पास रूट कैनाल सिस्टम होगा उसको हम पहले क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे और फिर उसको शेप देंगे। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या करा है, पहले एक्सेस को ओपन करा है ताकि थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए। फिर सेकंड स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे इसकी क्लीनिंग करी है और शेपिंग करी है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर पूरा जो पल्प चैम्बर था, यहाँ पे देखें जो पूरा पल्प चैम्बर था अब ये क्लीन हो गया है, ठीक है। और इसको हमने एक शेप प्रोवाइड कर दी। इसमें देखो इस पैलेट के अंदर ये पल्प चैम्बर मौजूद है, सही है। तो यहाँ पर क्या करा, हमने पल्प चैम्बर को क्लीन करा और शेप प्रोवाइड कर दी। दैन फिर हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्चुरेशन ऑफ द कैनाल सिस्टम। उसके बाद हम 3 डायमेंशनल ऑब्चुरेशन करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पहले ये सिर्फ यहाँ तक हमने इसको क्लीन किया था, अब ये पूरे नर्व्स तक जो नीचे रूट कैनाल्स मौजूद है वहाँ तक हमने इसको ऑब्चुरेट करा। प्रोवाइड एन एडिक्वेट सील टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन ऑफ रूट कैनाल सिस्टम। हमने मटेरियल लगा दिया, मटेरियल लगाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सील प्रोवाइड कर देंगे ताकि क्या हो, दोबारा से वहाँ पर री इन्फेक्शन ना हो सके, सही है। तो प्रोसीजर होपफुली आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने सॉरी जो भी हमारे रूट कैनाल सिस्टम है उसको हमने क्लीन करा, शेप दी उसको, फिर हमने उसकी ऑब्चुरेशन करी, मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल मौजूद था वो हमने उसके अंदर ऐड करा, डाला, और फिर लास्ट में हमने उसके ऊपर सील लगा दी ताकि दोबारा से वहाँ पर उस जगह पर कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने वहाँ पर सील लगा देते हैं। सो यहाँ पर भी आपको यही नज़र आ रहा है कि पहले हमने एक्सेस को ओपन करा, फिर क्लीनिंग और शेपिंग करी, फिर थर्ड पर हमने उसकी ऑब्चुरेशन कर दी। अब एंडोडोंटिक मटेरियल्स होते किस टाइप्स के, ठीक है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कैनाल प्रिपरेशन के लिए, फिर इंट्रा कैनाल मेडिकेमेंट्स, ऑब्चुरेशन मटेरियल्स और रेट्रोग्रेड फिलिंग मटेरियल्स, ठीक है। 4 क्लासिफिकेशन में ये डिवाइडेड है। कैनाल प्रिपरेशन में 2 चीज़ें आती हैं, इरिगेंट्स और लुब्रिकेंट्स, ठीक है। क्या है, इरिगेंट्स और लुब्रिकेंट्स। इंट्रा कैनाल मेडिकेमेंट्स में हमारे पास कौन से मटेरियल्स आते हैं, जो कि हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मटेरियल्स प्लेस्ड विद इन द कैनाल बिटवीन क्लिनिकल विजिट्स टू मेंटेन द कैनाल इन अ डिसइंफेक्टेड स्टेट। ऐसे मटेरियल्स जो कि हम कैनाल के अंदर रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं जब भी हमारे पास क्लिनिकल विजिट्स हो रहे होते हैं। जैसे कहते हैं रूट कैनाल प्रोसीजर 3 स्टेप्स में जाकर होता है, ठीक है, कभी भी एक विजिट में नहीं होगा, 3 विजिट्स होते हैं इसके लिए। तो आपके पास हम वो इंट्राकैनाल मेडिकेमेंट उसके अंदर रख देते हैं ताकि जो है जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम पेशेंट आए तो फिर हम आगे अपना फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट करें। फिर ऑब्चुरेशन मटेरियल क्या आ जाएगा, बल्क फिल मटेरियल, जो हमने पूरा उसको खाली कर दिया था। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, जो हमने पूरा खाली कर दिया था। अब जाहिर सी बात है इसको खाली थोड़ी नहीं छोड़ेंगे हम, तो हम इसके अंदर जो मटेरियल अपना भर देंगे उसको हम कहते हैं ऑब्चुरेशन मटेरियल। और फिर हम क्या लगा देते हैं, ऊपर सीलेंट लगा देते हैं जिसको सीलर भी कहते हैं।
जो रेट्रोग्रेड फिलिंग मटेरियल्स होते हैं वो हम एंडोडोंटिक सर्जरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। रिपेयर ऑफ इंटरनल डैमेज विद इन द रूट कैनाल सिस्टम, मतलब एक तो हो गया कि रूट कैनाल के जो ये रूट कैनाल सिस्टम था हमारा, इसके ऊपर ऊपर हमने सारी इसके अंदर फिलिंग मटेरियल ऐड कर दिया, सीलर लगा दिया। एक होता है कि रूट कैनाल के अंदर भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसको हम एंडोडोंटिक सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता है, तो उसके अंदर जो फिलिंग मटेरियल्स यूज़ होंगे दीज आर द रेट्रोग्रेड फिलिंग मटेरियल्स। होपफुली आपको एंडोडोंटिक मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। अब वन बाय वन इन सबको पढ़ते जाते हैं। सही है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इरिगेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। इरिगेंट की आइडियल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब हमारे पास जो भी इरिगेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, टू डिज़ोल्व डिस्टर्ब टिश्यू एंड डेब्रिस इन द कैनाल। ये क्या कर दे, ये जो भी हमारे पास कैनाल के अंदर जो ख़राब से या डिस्टर्ब टिश्यूज़ है या डेब्रिस है उनको क्लीन कर दे, साफ़ कर दे। दूसरी चीज़ नॉन टॉक्सिक हो, उसको हम मतलब आप इसकी प्रॉपर्टी देखो कि डेब्रिस को क्लीन तो कर रहा है मगर साथ क्या हो, वो नॉन टॉक्सिक भी हो, कि हमारा जो नेचुरल टूथ प्रेजेंट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ जो उसके अंदर जो भी डेब्रिस आया हुआ है, जो भी गंदगी है, जो भी बैक्टीरिया मौजूद है, वो उन सबको क्लीन कर दे। लोअर सरफेस टेंशन टू लुब्रिकेट इंस्ट्रूमेंट्स इन द कैनाल। सही है, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए भी हेल्प करता है, जो हम EDTA यूज़ करते हैं। टू स्टेरलाइज और डिसइंफेक्टेंट द कैनाल सिस्टम को सिर्फ क्लीन ना करे बल्कि क्या करता रहे, स्टेरलाइज भी करता रहे। टू रिमूव द स्मियर्ड लेयर, और ये आप लोगों ने स्मियर्ड लेयर बहुत अच्छे से पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, जो हमारे पास डेब्रिस लेयर होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह सब चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको हम स्मियर्ड लेयर कहते हैं। तो उस स्मियर्ड लेयर को भी रिमूव करने के लिए जाहिर सी बात है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो भी रूट कैनाल की जो चैम्बर मौजूद है इसके अंदर जितने भी कोई बैक्टीरिया है, कोई इन्फेक्शन हुआ उन सबको रिमूव करने के लिए, तो जैसे बताए स्मियर्ड लेयर भी क्या होती है, वही लेयर होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, डेंटिनल चिप्स प्रेजेंट हो, तो उन सबको रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल क्या आ जाती है रिगेंट की, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सैलाइन, लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन और क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, ये चार हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जिसके सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइट है। सही है, सोडियम हाइपोक्लोराइट के अब आगे आपकी सी वो लिखी हुई है क्या है इसकी कॉम्पोजिशन, 2% एंड 10% कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। 5.2.5% में ये हमारे पास एज एन इरीगेशन यूज़ किया जाता है। कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक डेब्रिस इन द कैनाल फैसिलिटिंग क्लींजिंग, ये किस चीज़ की कैपेबल होता है, इसके अंदर क्या सलाहियत होती है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है उसको ये क्लीन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और हमारे पास क्लींजिंग में हेल्प कर रहा होता है। इसके डिसएडवांटेजेस पर आएँ तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या है, ये टिश्यू इरिटेंट है। सही है, इसका नुकसान भी है साथ साथ, तो वो बता रहे हैं कि टिश्यू इरिटेंट है। अल्सरेशन ऑफ द ओरल एंड ईसोफेगल म्यूकोसा, ये ओरल और ईसोफेगल म्यूकोसा के अंदर भी अल्सरेशन करा देता है, कॉज करवा देगा। एक्सट्रीमली पेनफुल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और इसकी वजह से हमारे पास बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कि कहाँ कहाँ ये यूज़ नहीं करेंगे हम, तो लॉस ऑफ कोरोनल टूथ स्ट्रक्चर, जो टूथ स्ट्रक्चर जो कोरोनल पार्ट होगा ना, अगर उसका लॉस ऑफ हो गया है तो हम वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेंगे। एपेक्स ऑफ अ टूथ हैज़ नॉट फुली फॉर्म्ड, या कोई ऐसा दांत है जिसका एपेक्स अभी फुली फॉर्म्ड नहीं हुआ है, मतलब पूरा नहीं बना है, तो हम वहाँ पर भी इसको सोडियम हाइपोक्लोराइट को नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी बुक पर आते हैं, तो बुक में मैं आपको चार्ट शो करती हूँ। लिगेंड्स पढ़े सैलाइन, लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन, क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट और सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो इसके फंक्शंस देख लो कि क्या इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्लशिंग ऑफ डेब्रिस, मतलब डेब्रिस को क्लीन करना, हाँ तीन चारों जो है ये काम करते हैं। सॉफ्टनिंग और रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द कैनाल, मतलब जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं कैनाल के उसको या तो रिमूव कर दें या सॉफ्टन कर दें, तो सैलाइन, लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन और क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, इन तीनों के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या करता है, तो देखें यहाँ पर पूरा रीज़न लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आ सकता है क्वेश्चन में। सोडियम हाइपोक्लोराइट इज़ कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक डेब्रिस विद इन द कैनाल फैसिलिटिंग क्लींजिंग। वही जो हमने स्लाइड के अंदर पढ़ा, सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या करेगा ये कैपेबल होगा जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक डेब्रिस है उनको क्लीन करने के लिए और फैसिलिटेट करेगा क्लींजिंग को। दिस इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन द इरिगेंट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अल्ट्रासोनिक एगिटेशन फ्रॉम एन एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स।
अच्छा, डिसइंफेक्शन ऑफ द कैनाल, तो हमारे पास जो सैलिन और लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन है वो नहीं करवाते, जबकि क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट और सोडियम हाइपोक्लोराइड करवाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ये नज़र आ रही होगी फिगर, इसके अंदर क्या बता रहा है हमारे पास, फेशियल स्वेलिंग, जो भी हमने पढ़ा ना अल्सरेशंस कॉज करवाता है, डिसएडवांटेज, इसके अंदर एक और डिसएडवांटेज है कि ये फेशियल स्वेलिंग करवाते हैं कॉज्ड बाय हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट। हाइपोक्लोराइड इज हाईली इरिटेंट टू बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू, हमने पढ़ा कि अभी इरिटेंट भी होता है, रिजल्टिंग इन रैपिड डेवलपमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, पेन और स्वेलिंग हो जाएगी। दिस रिस्पॉन्स टू एनल्जेसिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, एनल्जेसिया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और इसको रिकवर होने में 10 से 14 दिन लग जाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मतलब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसकी वजह से हम जो अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं वो है क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट इन अ 0.2% सॉल्यूशन। दिस इज़ अवेलेबल कमर्शियली एज अ माउथ वॉश। तो ये आपका BCQ भी है कि एज अ माउथ वॉश हम कौन सा इरिगेंट यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट। All of the solutions that are used as irrigants will to an extent lubricate the passage of, अच्छा ये सब सारी बातें हो गई। अब EDTA पर आते हैं। ये भी हमारे पास लुब्रिकेटिंग रोल प्रोवाइड करता है। ये क्या करेगा, जो कनाल की वॉल्स होंगी उनको सॉफ्ट कर देगा एंड मे फैसिलिटेट द नेगोशिएशन ऑफ कनाल्स वेयर हैज़ बिन इंटरनल मिनरलाइजेशन ऑफ द कनाल सिस्टम। मतलब इन शॉर्ट कि EDTA भी हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड सबसे ज़्यादा मतलब इसको हम वो करेंगे कि सबसे पहले हमने इसको यूज़ करना है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस की वजह से कि ये इरिटेंट है, फिशर स्वेलिंग करवा देगा, अल्सरेशंस कॉज करवा देगा, तो इसकी वजह से फिर हम क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट एज ए अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये किस फॉर्म में आएगा, एज अ माउथ वॉश आएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू इंट्राकैनाल मेडिकेमेंट्स। ठीक है, इंट्राकैनाल मेडिकेमेंट्स में हमारे पास आ जाता है पल्पल एनेस्थीसिया, एपेक्सोजेनेसिस टू ट्रीट इंटरनल और एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन। मतलब क्या हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, पल्पल एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन को भी ट्रीट करने के लिए कर रहा है। क्या क्या नाम है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास आ जाता है पैरामोनोक्लोरोफिनॉल, PMCP कहते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, ये हमारे पास क्या कर देते हैं कि करंटली मतलब फ़ौरन से इन्फेक्शन ना कॉज हो, इसको हम रिड्यूस कर देंगे। और बाकी हमारे पास जो है फिर हमारे पास आ जाता है नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट, बहुत ज़्यादा हाई pH होती है इसकी, जिसकी हमारे पास है 11। इसके पास पोटेंट होता है, मतलब इसके पास एबिलिटी होती है कि एंटी माइक्रोबियल एक्शंस को क्या कर दे, प्रिवेंट कर दे। और इट इज़ ऑल्सो माइल्ड टिश्यू इरिटेंट, माइल्ड टिश्यू इरिटेंट भी है, और ये हमारे पास एपेक्सोजेनेसिस भी करवा लेता है। एपेक्सोजेनेसिस किसे कहते हैं हम, क्लोजर ऑफ रूट एपेक्स, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लोजर ऑफ रूट एपेक्स, इसको हम कहते हैं एपेक्सोजेनेसिस। तो नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट के आपको समझ आ गई होगी कि एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी और एपेक्सोजेनेसिस भी करवाते हैं। फिर आ जाते हैं पॉली एंटी माइक्रोबियल पेस्ट। ठीक है, दिस इज़ अ प्रोप्रिएटरी पॉली एंटीबायोटिक पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ये मैं स्लाइड में ऐड करना भूल के, इसको लिख लिएगा, ये है हमारे पास पॉली एंटी माइक्रोबियल है ना, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं एंटीबायोटिक पेस्ट, पॉली एंटीबायोटिक पेस्ट। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सल्फोनामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। इसकी कॉम्पोजिशन याद रखनी है आपने कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सल्फोनामाइड और टेट्रासाइक्लिन। ये हमारे पास किस में हेल्प करता है, रिडक्शन ऑफ पल्पल इन्फ्लेमेशन। जो पल्प की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, मतलब जो हमारे पास पल्प्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉयल हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी, जो इनके अंदर इन्फ्लेमेशन होंगी, जिसको हम कहते हैं हॉट पल्प्स, ये उसको रिड्यूस करता है एंड फैसिलिटेट एक्सेस, और क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि वो दोबारा ना हो। सो दीज आर द इंट्राकैनाल मेडिकेमेंट्स, पैरामोनोक्लोरोफिनॉल, नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पॉली एंटीमाइक्रोबियल पेस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एंडोडोंटिक ऑब्चुरेशन मटेरियल्स। ऑब्चुरेशन मटेरियल्स हमने पढ़े एज ए फिलिंग मटेरियल्स, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फिलिंग मटेरियल्स हमने सिल्वर पढ़ा है, डेंटल एमलगम पढ़ा है, तो ये हिस्टोरिकल मटेरियल्स हैं जो मतलब बहुत टाइम से आए, पिछले चलते हुए आ रहे हैं। सिल्वर पॉइंट्स वर यूज टू ऑब्चुरेट द कैनाल स्पेस। सिल्वर पॉइंट्स हम मतलब जो भी आपने ये बनाया था अपना
जो आपने ये जगह छोड़ दी थी ना, पूरी एक स्पेस टाइप की जो बना दी थी ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे सिल्वर डाल देते हैं। अंडरवेंट कोरोसिव ब्रेकडाउन, डिफ़िकल्टी इन रीट्रीटमेंट केसेस। अब इसके डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि क्या है, कोरोसिव हो सकता है, मतलब कोरोजन हो सकती है उसके अंदर। दोबारा से अगर हमें रीट्रीटमेंट केस करना हो तो उसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी दोबारा से यूज़ करने में। वाइल डेंटल एमलगम भी हम यूज़ करते हैं एज ऑब्जर्वेशन मटेरियल, ऑर्थोग्रेड रूट फिलिंग मटेरियल, सही है, इसको हम दूसरा नाम ऑर्थोग्रेड रूट फिलिंग मटेरियल भी कहते हैं। डिफ़िकल्टी इन रीट्रीटमेंट केसेस, वही इसके अंदर मसला कि रीट्रीटमेंट केसेस के अंदर इसको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और इसकी टेक्निक जो होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी। अच्छा, इसके और चीज़ें यही हैं हमारे पास। फिर आ जाते हैं मेडिकेटेड पेस्ट। जो हमारे पास मेडिकेटेड पेस्ट जो है ना, इसको हम एज अ रूट फिलिंग मटेरियल भी यूज़ करते हैं, और इनके अंदर कैसी एक्टिविटी होती है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। अच्छा, इसके अंदर दो हैं हमारे पास, दो बेस्ड पर होते हैं, या तो होंगे पैराफॉर्मेल्डिहाइड बेस्ड और आइडोफॉर्म बेस्ड। मतलब दो किस्म के पेस्ट मौजूद हैं। जो हम टूथपेस्ट यूजुअली आप इसको कहेंगे, सॉरी टूथपेस्ट नहीं, मेडिकेटेड पेस्ट जो होते हैं ना वो पैराफॉर्मेल्डिहाइड और आइडोफॉर्म। पैराफॉर्मेल्डिहाइड क्या होते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव, इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, हाईली टॉक्सिक होंगे, लिंगरिंग पेन इन बोन, पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा पेन के अंदर, सही है। और जो है हमारे पास परमानेंट डायस्थीसिया, मतलब जो है सेंसेशन चेंज हो जाएगी, और एनेस्थीसिया मतलब नंबनेस हो जाएगी, सुन हो जाएगी वो जगह ना, ठीक है। फिर जो आइडोफॉर्म बेस्ड होते हैं वो, इनका थोड़ा सा हमारे पास बेनिफिट है कि क्या बेनिफिट है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट ऑफ डिसिडियस टीथ, इट कैन रिजल्ट इन एन एम्प्टी कैनाल इन द परमानेंट डेंटिशन। मतलब ये रिजॉर्बेबल है, ईज़िली रिजॉर्ब हो जाते हैं, इनको रिमूव करना मुश्किल नहीं है, और इनको हम डेसिडियस टीथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइडोफॉर्म बेस्ड को हम क्या करेंगे, डेसिडियस के अंदर। अब आ जाते हैं हम कंटेम्प्रेरी मटेरियल्स में, ठीक है। कंटेम्प्रेरी मटेरियल्स क्या हैं, सॉरी, क्या है कंटेम्प्रेरी मटेरियल्स, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेटिंग मटेरियल्स हमने यूज़ करे थे ना, जो फिलिंग मटेरियल थे, उनके साथ जो हम यूज़ करते हैं स्पेस को क्या करने के लिए, सीलर लगाने के लिए, ताकि उसके ऊपर फर्दर री इन्फेक्शन ना हो, तो उनको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी मटेरियल्स। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सीलेंट, ठीक है। सीलेंट में क्या है, फिल द स्पेसेस बिटवीन बल्क फिल मटेरियल एंड डेंटिन वॉल्स टू मेंटेन द सील अराउंड द रूट फिलिंग। या एक मिनट मैं आपको इस डायग्राम से दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो आपके पास ये तो आपने बल्क फिलिंग मटेरियल लगा दिया, फिर इसके ऊपर सीलेंट लगा दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो आप जो डेंटिन वाला पार्ट है, जैसे पता आपको रूट कैनाल्स अंदर जाके करने, तो आप डायरेक्ट ये तो नहीं ना कि यहाँ से आके रूट कैनाल्स कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कि आप यहाँ से गम्स के अंदर से आकर रूट कैनाल कर रहे हैं कि भाई हमारी तो सिर्फ रूट्स ख़राब हो रही हैं। नहीं, आपने क्या करना है, पूरा डेंटिन का पोर्शन भी देखो आपको नज़र आ रहा है, पूरी एक आपने स्पेस दिए, पूरी शेपिंग करी है, पूरी क्लींजिंग करी है उसकी, तो उस पार्ट को भी आपने क्या करना है, उस पार्ट को भी आपने फिल करना है, सही है। जो डेंटिन का पार्ट है वो तो ऐसे खाली नहीं छोड़ देना आपने, वो तो फिर लगेगा कि दांत में गड़ा हुआ है, एक होल हुआ हुआ है, तो आप ऊपर से पूरा उसको फिल करते हुए आ रहे होते हैं, तो वो जो है आपके पास, फिर उसके ऊपर हम सीलेंट लगा रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास कंटेम्प्रेरी मटेरियल्स हैं, ये जो सीलेंट है वो क्या करेगा, ये हमारे पास सील कर देगा। अब इसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है सीलेंट्स, ग्लास एनोमर सीमेंट्स हैं, ठीक है, जो डेंटिन के पार्ट को उसको वो कर रही है ना, ग्लास एनोमर सीमेंट्स है, GIC, जिंक ऑक्साइड एंड इथेनॉल बेस्ड सीमेंट्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, रिजिन बेस्ड एक्रेलिक मतलब एपॉक्सी रिजिन बेस्ड, और रिजिन एंड बॉन्डिंग एजेंट्स, ये सारे हमारे पास क्या है, एज ए सीलेंट हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं बल्क फिलिंग मटेरियल के अंदर, जो मतलब सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास यूज़ किया जाता है मटेरियल, वो है गुटिया पर्चा, ठीक है। अच्छा, इसका बल्क फिलिंग मटेरियल की डेफिनेशन क्या है, टू प्रोवाइड एन इनर्ट मास दैट कैन बी यूज टू फिल द लार्ज डिफेक्ट विच कंप्राइजेज द प्रिपेयर्ड रूट कैनाल। जो मतलब जो सबसे ज़्यादा मटेरियल लगाया जाता है ना, उस पार्ट को क्या करने के लिए, उन स्पेसिस को फिल करने के लिए, उसको हम कहते हैं बल्क फिलिंग मटेरियल। जिसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है वो है गटा पर्चा, नोन एज ट्रांस पॉली आइसोप्रीन,
इसका दूसरा नाम है ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, और इसको हम जीपी इपल्सन भी कहते हैं। इसको लिख लेते हैं हम, जीपी इपल्सन। ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा। किन दो फॉर्म्स में होगा ये? अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में। द अल्फा फॉर्म यूज्ड इन थर्मोप्लास्टिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स। जो अल्फा फॉर्म होती है वो यूज़ की जाती है थर्मोप्लास्टिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स के अंदर, वाइल द बीटा फॉर्म इज़ यूज्ड विद कोल्ड पैकिंग टेक्निक्स। और जो बीटा फॉर्म है वो हम कोल्ड पैकिंग टेक्निक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसकी आपके पास लिखे हुए है कि 19 to 22% ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन होता है। इसके अंदर 60 to 75% जिंक ऑक्साइड होगा, क्लियरिंग एजेंट्स होंगे, रेजिन्स, वैक्सेस, एंटीऑक्सीडेंट्स और मेटालिक सॉल्ट होंगे। ये इसके हमारे पास सारी क्या है, ये है इसकी कॉम्पोजिशन। फिर आ जाते हैं पॉलिस्टर रेजिन में। इसको हम रिजोलॉन भी कहते हैं। इट इज़ अ कमर्शियली अवेलेबल मटेरियल। से पॉलिस्टर रेजिन का दूसरा नाम भी रिजोलॉन है। इसके अंदर हमारे पास थर्मोप्लास्टिक सिंथेटिक पॉलिस्टर होगा, बैरियम सल्फेट, बिस्मथ क्लोरेट और बायोएक्टिव ग्लास। ये सारी कॉम्पोजिशन आपने याद रखनी, और ये क्या है, बल्क फिलिंग मटेरियल है। ठीक है। बल्क फिलिंग मटेरियल आपके पास दो हो गए, एक गट्टा पर्चा और एक पॉलिस्टर रेजिन। गट्टा पर्चा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर आ जाता है हमारे पास मटेरियल्स फॉर रूट कैनाल रिपेयर एंड पेरी रेडिकुलर सर्जरी। जो रूट कैनाल रिपेयर और जो भी सर्जरीज वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है, डेंटल एमेलगम, जिंक ऑक्साइड, मॉडिफाइड जिंक ऑक्साइड पेस्ट, जीआईसी, मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट, जिसको हम एमटीए कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, एमटीए क्या है। बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं, एमेलगम भी पढ़ा हुआ डिटेल में, जिंक ऑक्साइड सीमेंट्स भी, मॉडिफाइड जिंक ऑक्साइड पेस्ट और गैस एनमर सीमेंट्स भी पढ़ी हुई हैं। इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे पास, मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट के अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम फेराइट, कैल्शियम सल्फेट और बिस्मथ ऑक्साइड। ये तो सारी हो गई इसकी कॉम्पोजिशन। केमिकली आइडेंटिकल टू पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये आपने सीमेंट नहीं पढ़ी हुई, लेकिन याद रखो यहाँ पर ये किससे मैच करता है। यूज्ड एज अ रूट एंड फिलिंग मटेरियल ड्यूरिंग पेरी रेडिकुलर सर्जरी। और ड्यूरिंग पेरी रेडिकुलर सर्जरी के आपका BCQs भी है, ये वाला जो है ना, कि हम एज अ रूट एंड फिलिंग मटेरियल किसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पेरी रेडिकुलर सर्जरी, तो इट इज़ मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मटेरियल्स विच सेट्स एज एक्सपोजर टू वाटर। ठीक है, बस ये लास्ट स्लाइड है आपकी। इसका सेटिंग रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहला हमारे पास इनिशियल हाइड्रेशन फेस होगा, जिसके अंदर वेटिंग और पार्शियल डिसोल्यूशन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट सरफेसेस का। फिर आ जाता है सेकंड फेज पर क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब क्या होगा, क्रिस्टल्स बनना शुरू होंगे। किसके क्रिस्टल्स बनेंगे, हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द थ्रो इंटरेक्शन विद द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये जो सारी हमने कॉम्पोजिशंस पढ़ी थी ना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ये सब चीज़ें, तो कैल्शियम सल्फेट के साथ अब आके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा और इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। देयर इज़ देन अ डिले इन द सेटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा डिले होगा, विच द मटीरियल इज़ प्लास्टिक एंड कैन बी इंसर्टेड इन डिफेक्ट्स फॉर रिपेयर। और फिर इस डिले के अंदर हम कहाँ क्या करेंगे, हम प्लास्टिक के अंदर डालकर और जो भी हमारे पास रिपेयर करने वाले वो है वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। और जो फाइनल फेज होगा, ग्रोथ ऑफ कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट क्रिस्टल्स फॉर्म रिजिड मास। और जहाँ पर भी हमने लगाया है वहाँ पर उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए उन क्रिस्टल्स की। सो इट्स ऑल अबाउट सेटिंग रिएक्शन। होपफुली आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि जो एंडोडोंटिक मटेरियल्स होते क्या हैं। ठीक है, एंडोडोंटिक मटेरियल्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कैनाल प्रिपरेशन में कौन से होंगे, इंटरकैनाल मेडिकेमेंट्स में क्या है, ऑब्जर्वेशन मटेरियल्स कौन से और रेट्रोग्रेड फिलिंग मटेरियल्स कौन से हैं। यहीं पे साथ ही मैं आप लोगों के एक वीडियो ऐड कर रही हूँ उसकी रूट कैनाल प्रोसीजर की, वो साथ में देखें ताकि हमें ईज़िली जो है एक एनिमेटेड वीडियो है ताकि याद रहे, समझ आता रहे कि किस तरीके से रूट कैनाल प्रोसीजर हो रहा होगा। अच्छा देखिए, कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT प्रोसीजर की भी, लेकिन यहाँ पे जो भी जैसे मैंने पढ़ाया है तो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हम कैविटी को क्लीन करेंगे। ठीक है, क्या करा यहाँ पर हमने, लोकल एनेस्थीसिया दिया। जैसे भी तो रूट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रूट्स के अंदर तक सारा करेंगे, तो हमने लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद अपना क्लीन करा। क्लीन करने के बाद क्या करा है, अब ये देखें यहाँ पर हम शेप दे रहे हैं और उसको क्लीन कर रहे हैं।
वहाँ पे हमने एक्सेस को ओपन करा था। अब यहाँ पर क्या करा है हमने, जो सेकंड प्रोसीजर था हमारा, इसको कर लिया। अब थर्डली देखो, यहाँ पे ये रूट्स जो थी इन सबको क्लीन कर दिया। वो तो सिर्फ डेंटिनल पार्ट हुआ था क्लीन। अब यहाँ पर ही हमारे पास रूट्स को क्लीन करा है। आगे देखें, इसको प्रॉपर्ली कर दिया। ये सारा क्लींजिंग का प्रोसीजर चल रहा है। नाउ अब यहाँ पर हमने अपना बल्क फिलिंग मटेरियल ऐड करा, विच इज़ गट्टा परचा। ये होते हैं मैच स्टिक्स जैसी होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, ठीक है। ये हम रूट की जगह पर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पास क्या है, गट्टा परचा। दैन इसके ऊपर हमने लगाया सीलर, ठीक है, ताकि सील हो जाए, उसके बाद रूट्स में कोई दोबारा से इन्फेक्शन ना हो सके। इस सीलर लगाने के बाद बल्क फिलिंग मटेरियल जो भी हमारा था, GIC लगाना है, अमलगम लगाना है, जो भी लगाना है वो हम ऊपर यहाँ पे लगा देंगे इसको। कॉम्पोजिट लगाना है, यहाँ पे कॉम्पोजिट लगा रहे हैं, ठीक है। दैन जस्ट ये आपके पास ऊपर जो भी रह जाएगा उसको आप फिल कर देंगे। तो ये पूरा हमारा रूट कैनाल प्रोसीजर होता है, जो कि 3 स्टेप्स के अंदर होगा।